नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव की कवायद अब शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेगा। चुनाव आयोग यहां पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बैठक करेगा और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का दौर लगातार जारी है। कल दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी की तरह उपराज्यपाल का शासन होगा, लेकिन विधानसभा के तहत जनता मुख्यमंत्री का निर्वाचन भी करेगी। जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2018 में बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी से अलायंस तोड़ दिया था। इंडिया के दरमियान मीटिंग चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके साथ बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और यहाँ पे इस वक्त मीटिंग चल रही है। समझा जा रहा है कि बहुत जल्द इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे, यानी जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। और आज ही यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डीसीज और एसएसपीज की मीटिंग होगी और कल चीफ सेक्रेटरी और डीजी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम मिलेगी और जम्मू में भी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग होगी। फिलहाल एसकेआईसीसी में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आ रहे हैं, पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीजेपी के, कांग्रेस के और यहाँ पे बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं या नेशनल पार्टीज के लीडर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन खास बात ये रहेगी कि सिक्योरिटी पे सबकी नजर होगी कि क्या यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे, क्योंकि डीसीज के साथ भी मीटिंग होगी और एसएसपीज के साथ भी मीटिंग होगी, चीफ सेक्रेटरी और डीजी के साथ मीटिंग होगी और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जम्मू में और सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। क्या बहुत जल्द अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस कराने का ऐलान किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो राजनीतिक दलों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का दौर जारी है। बताते चले चुनाव आयोग की टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आगामी चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। बड़ी खबर राज्यसभा से, जहां विनेश फोगाट से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है। विपक्ष के सांसदों ने विनेश फोगाट पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ नाराज होते नजर आए। विपक्ष के व्यवहार की उन्होंने कड़ी निंदा इस दौरान की। उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को अब सक्षम नहीं समझ पा रहा हूं यहां पर। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, यू आर शाउटिंग एट द चेयर। योर कॉन्डक्ट इज अगलीस्ट इन द हाउस। You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. We have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more. Everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it,
is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced, we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. Here is a state government that has recognized her as a medal winner. We give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान गफलत देखने को मिली। दरअसल विपक्ष के सांसद किसानों की फसल के दाम बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्याज के दाम कम करने के नारे लगा दिए, जिसके बाद कुछ सांसदों ने उनको रोका और कहा कि दाम कम करने के लिए नहीं, बल्कि किसानों के लिए दाम बढ़ाने के लिए प्रदर्शन है। जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सलूम्बर जाएंगे आज, ऐसी जानकारी है। विधायक अमृतलाल मीणा की अंत्येष्टि में शामिल होंगे सीएम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। भीलवाड़ा नगर निगम बनाने पर आभार एवं धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री निवास पर होने वाले मां वाउचर योजना का भी शुभारंभ हो रहा था। आरआईसी झालाना में ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित कुसुम योजना प्रोत्साहन समारोह और MOU साइनिंग सेरेमनी, सीएम ने ये सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय चुनाव आयोग लगातार तैयारियां कर रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ लगातार प्लानिंग और बैठक भी कर रहा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव में पहले और चुनाव के दौरान आतंकी हमलों से दहशत फैलाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के नापाक प्लान को लेकर खुफिया रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों के बीच लगातार बैठकें हो रही। साथ ही ISI ने भारत में बैठे आतंकवादी गुर्गों को भी प्लान भेजना शुरू कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने पंजाब के आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा समेत सभी आतंकवादी संगठनों को अगले आदेश तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए काम करने का आदेश दिया। प्लान के तहत सभी आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर के राजनेताओं, पत्रकारों पर आतंकी हमले के लिए निर्देशित किया गया। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पर्दाफाश हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने सभी आतंकी संगठनों को कश्मीर में इस कदर खून खराबा करने के लिए निर्देशित किया कि जिससे दुनिया में संदेश जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते ही नहीं। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि वायनाड जो है वो PM मोदी जा सकते हैं। 10 या 11 अगस्त को वायनाड जा सकते हैं PM मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि भारी बारिश की वजह से वायनाड में लैंडस्लाइड हुई है और जिसकी वजह से वहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। PM मोदी अब दौरा करेंगे वायनाड की, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि 10 या 11 अगस्त को वो जा सकते हैं वायनाड। 417 लोगों ने अभी तक लैंडस्लाइड की वजह से अपनी जान गंवाई है। केरल के वायनाड में 29 जुलाई की रात जो है लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से भारी तबाही वहां पर देखने को मिली है। अब बताया जा रहा है कि वहां का दौरा PM मोदी करेंगे और वहां की स्थितियों के बारे में रूबरू होंगे जा करके, अधिकारियों से वहां किस तरीके से काम किया जा रहा है, लोगों के लिए सहूलियतें कितनी पहुंचाई जा रही हैं, इसको लेकर के जानकारी लेंगे। और केरल के वायनाड में तबाही आए आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों आंखों को अपनों के मिलने की आस है। भूस्खलन प्रभावित इलाके में वायुसेना, सेना और राज्य अधिकारियों द्वारा बचाव अभियान जारी है। सेना के अधिकारियों, SOG अधिकारियों और वन अधिकारियों की विशेष टीम जंगल के अंदर सूजीपारा की सूर्योदय घाटी में खोज अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। काशी में गंगा के विकराल रूप के चलते अब दाह संस्कार भी छत के ऊपर किया जा रहा है। काशी के सभी घाट डूब चुके हैं। घाटों के जलमग्न होने की वजह से स्थितियां जो है काफी खराब हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा समस्या महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार को लेकर हो रही। शवों की कतार लगी हुई है। घाट और गलियां डूबने से छत पर दाह संस्कार हो रहा।
घाट की छत पर एक बार में 10 शवों की अंतिम संस्कार होने से लंबी लाइन लगी हुई है। शव लेकर आए परिजनों को दाह कर्म के लिए 5 से 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा। मणिकर्णिका की गलियों में शवों की संख्या बढ़ती जा रही। स्थिति शव के ऊपर शव रखने की आने लगी। हरिश्चंद्र घाट भी जलमग्न होने की वजह से अंतिम संस्कार गलियों में अब किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार 9वीं बार नीतिगत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 6.5% पर स्थिर रख लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक दंपत्ति ने अपना 9 महीने का बच्चा मंदिर में दान कर दिया। क्या है पूरा मामला, आप रिपोर्ट में देखिए। अब इसे आस्था कह लीजिए या फिर अटूट विश्वास, जहां एक दंपति ने अपने कलेजे के टुकड़े को मंदिर के लिए दान कर दिया। बागपत के किशनपुर बिराल गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मन्नत मांगने के बाद पैदा हुए 9 महीने के बच्चे को दान कर दिया गया। इसके लिए मंदिर परिसर में बड़े समारोह का आयोजन किया गया। भंडारे का भी इंतजाम किया गया। गांव और आसपास के लोगों को बुलाया गया। मंदिर के महंत प्रयागराज गिरी ने बालक का नामकरण किया और बच्चे का नाम राम गोपाल गिरी रख दिया। कहा जा रहा है कि 2 साल तक बच्चा मां का दूध ही पिएगा और घर वाले ही उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उसके बाद मंदिर में ही इसका पालन पोषण किया जाएगा। घर वालों का कहना है कि बाद में बच्चे को महंत की पदवी मिलेगी। ये जो है स्थल जो है साधुओं का है, तपस्वी महात्माओं का। यहाँ से पहले ही ऐसे ही चलता है। यहाँ पहले भी बच्चे दान हुए? बच्चे, हाँ। बाबा गोपाल गिर जो है ये भी यहाँ पर में तपस्या करके यहाँ आए। तो जो बच्चे को दान करते हैं वो मंदिर और मठ उनका लालन पोषण करता है अपने आप? कौन जी? इतने बच्चा साना नहीं होता। इतने घर के मालिक माँ बाप करेंगे जी। उसके बाद में जब बच्चा साना हो जाए तो साधु को धोने पाया जाएगा। अपनी संतान को खुद से अलग करना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये दंपति अपने 9 महीने के बच्चे को खुद से जुदा कर रहा है। ऐसा करने से माता पिता को कोई अफसोस भी नहीं है। घर वाले खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। बच्चे के परिजनों ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी। अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को मंदिर में सेवा के लिए दान कर देंगे। मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाना था और इसी वजह से परिवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बच्चे को 2 साल की उम्र के बाद वापस मंदिर में लौटाया जाएगा और मंदिर में वो अपनी सेवा देगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में इसी तरह से गद्दी को सौंपने की प्रक्रिया चली आ रही है। बागपत से न्यूज़ 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। बांग्लादेश में इस वक्त जो भी हालात बने हुए हैं उनके पीछे 2 बेगमों यानी कि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच बगावत की कहानी है और इसी कहानी की वजह से ही बांग्लादेश की सड़कें अराजकता की आग से धधक रही हैं। पुरानी अदावत, वर्चस्व की जंग, दबदबे की होड़ और हिंसा की आग में धधकता बांग्लादेश। एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बांग्लादेश में अक्षरशः यही कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच अदावत, वर्चस्व और दबदबे की होड़ ने देखते ही देखते हैप्पी इंडेक्स वाले बांग्लादेश को बगावत की आग में झोंक दिया। आखिर क्यों 2 बेगमों की सियासी जंग में फंसे बांग्लादेश में ये उबाल आया? इसे समझने के लिए हमें शेख हसीना और खालिदा जिया के कद्र और कहानी को समझना होगा। दरअसल ये दोनों बांग्लादेश की राजनीति के
दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं दोनों कद्दावर नेताओं के बीच झूलती है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बंग बंधु कहे जाने वाले पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जबकि खालिदा जिया पूर्व सैन्य अधिकारी और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम है। दोनों रसूखदार परिवारों से हैं और अपने अपने परिवारों की सियासत को आगे बढ़ा रही है। राजनीति में एंट्री की बात करें तो खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों की एंट्री एक बड़ी त्रासदी के बाद हुई। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में उनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने अंजाम दिया था। इसमें शेख मुजीब के साथ उनकी पत्नी और 3 बेटे भी मारे गए थे। केवल शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना ही बची थी, जो उस वक्त देश से बाहर थी। कुछ ऐसी ही कहानी खालिदा जिया के साथ भी जुड़ी। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आजादी संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्होंने देश का शासन संभाला। वे 1977 में राष्ट्रपति बने और 4 साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्ता पलट में हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया दोनों साथ आई और जीत भी हासिल की, लेकिन इरशाद के हटने के बाद वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बांग्लादेश के पहले सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया जब 1991 में पहली बार सत्ता में आई तो उनके ऊपर शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगा। बाद में जब हसीना की सरकार आई तो उनके ऊपर भी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई का आरोप लगा। इस लड़ाई में आखिरकार खालिदा जिया को जेल जाना पड़ा, जिसका असर बांग्लादेश की सियासत में ये हुआ कि खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच राजनीतिक उठापटक को बैटल ऑफ बेगम कहा जाने लगा और यही तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में खालिदा जिया की भी भूमिका बताई जा रही है। बांग्लादेश के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी नया हो सकता है। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता वाले इन्हीं हालात के बीच चीन के सामने एक नई चुनौती आ चुकी है और वो ये कि अगर बांग्लादेश में हालात ऐसे ही रहे तो चीन अपना कर्ज कैसे वसूलेगा। बांग्लादेश से कैसे कर्ज वसूलेगा चीन? क्या बांग्लादेश में कोई नया दांव खेलेंगे जिन पे? क्या होगी बांग्लादेश पर चीन की रणनीति? जिस चीन ने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है, वो चीन इस वक्त बेहद परेशान है और चीन की परेशानी की वजह है बांग्लादेश से आने वाली ये तस्वीर। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात में ऐसी अस्थिरता आई है कि कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि शी जिनपिंग की नजरें इस वक्त बांग्लादेश से जुड़े एक एक घटनाक्रम पर टिकी हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ज की लत लगाने वाले चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बांग्लादेश में हालात जल्द नहीं सुधरे तो वो अपने अरबों का कर्ज कैसे वसूलेगा। शेख हसीना से चीन के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन चीन ने खालिदा जिया के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है। 2016 में शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ भी मुलाकात की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर $100 बिलियन से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जिसमें से बांग्लादेश को चीन के हिस्से के $125 बिलियन हर साल चुकाने होते हैं। चीन बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है और साल 2023 के अंत तक बांग्लादेश पर चीन का $5 बिलियन अमेरिकी का कर्ज बकाया था। जुलाई 2024 में ही शेख हसीना 4 दिन के लिए चीन दौरे पर गई थी और चीन से अतिरिक्त $5 बिलियन के कर्ज की मांग की थी, लेकिन चीन ने महज $140 मिलियन देने का ऑफर दिया था। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त शेख हसीना जिनपिंग के साथ एक बड़ी मीटिंग करना चाहती थी, लेकिन शेख हसीना को वो मौका भी शी जिनपिंग ने नहीं दिया। लिहाजा वो अपना दौरा बीच में ही छोड़कर ढाका वापस लौट आई थी। लेकिन अब शेख हसीना सरकार सत्ता में नहीं है। बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बांग्लादेश से बकाया कर्ज कैसे वसूलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कुल 165 छोटे और जरूरतमंद देशों को 20,000 प्रोजेक्ट के लिए $1.34 ट्रिलियन का कर्ज दिया हुआ है, लेकिन चीन की गिद्ध दृष्टि के सामने इस वक्त वो बांग्लादेश घूम रहा है, जहां राजनीतिक हालात पल पल बदल रहे हैं, जहां चुनौतियां लगातार बड़ी होती जा रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें सामने आ रही। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নির্ভয় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ। ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर पुनीत गोयल ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि वो प्रोजेक्ट वन ट्री के बारे में सुनकर बेहद ही खुश हुए। इसे जीवन का वृक्ष या जीवन देने वाले पेड़ भी कहा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की ओर योगदान दें या इसमें निवेश करें। ब्लू स्मार्ट में हम इसे कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हर कोई अपने जीवन में ऐसा करेगा। I'm extremely happy to hear about Network 18's initiative Project One Tree. I mean, for reasons it's called Tree of Life, or trees give us life, is very, very important for all of us to ensure that, you know, in a lifetime we do give towards or invest towards planting more trees. At Blue Smart we are doing it, and we also look forward. I'm sure everybody will do that in their lifetime. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें आप देखिए हमारे राजस्थान में सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ।